सभी दोस्तों को नमस्कार। मित्रों, स्वागत है आपका रायथान यूट्यूब चैनल पर। और एंटीबायोटिक सीरीज में जो आप लोगों को राजवंशी इतिहास अलग अलग एंटीबायोटिक के अलग अलग पीडीएफ बनी है, कला एवं संस्कृति की शॉर्ट वीडियो में जा रही है, ये ध्यान रखना। ये राजवंशी इतिहास में जाएगी, चौहानों का इतिहास चल रहा था और पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो आपके सिलेबस में होता है उसकी मैं बात कर रहा हूं यहाँ से। और यहाँ से आपका सवाल बनता ही बनता है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आश्वस्त कर सकता हूँ कि यहाँ आपने पृथ्वीराज चौहान पढ़ लिया, बहुत सी अनसुलझी गुत्थी आपके जीवन की यहाँ से खत्म हो सकती है। साथियों देखिए, स्वागत है आपका। जो भाई बहन नए हैं हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार जुड़िए तो सही, वाकई आपको आनंद आएगा। और नहीं आता है तो बाद में आप लोग छोड़ जाए, लेकिन मुझे पता है ना आप छोड़ के जाएंगे या हमारे साथ बने रहेंगे। साथियों देखिए, सब्सक्राइब कर लेना वरना मजबूर कर दूंगा 5 मिनट बाद आपको सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए साहब, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से एक बात समझाई थी कि इनके पिता सोमेश्वर, सोमेश्वर का जो ननिहाल था, वे ननिहाल कहाँ था? अहिलपाटन गुजरात में था। इसलिए पृथ्वीराज चौहान के जन्म के समय इनकी माँ और इनके पिता के ननिहाल रहते थे, तो इनका जन्म अहिलपाटन गुजरात में हुआ और पिता का नाम सोमेश्वर हुआ, माँ का नाम क्या हुआ? कर्पूरी देवी। ये जो कर्पूरी देवी थी, ये ध्यान रहे आप लोगों को, ये दिल्ली की थी। कहाँ की थी? दिल्ली की। अनंगपाल की बेटी हुआ करती थी। तो पृथ्वीराज चौहान का जो ननिहाल है दिल्ली में है, पृथ्वीराज चौहान के पिता है उनके ननिहाल कहाँ है? वे गुजरात में है। तो जन्म कहाँ हुआ? 1166 में हुआ साथियों। इनका पिता का नाम सोमेश्वर है। सोमेश्वर की मृत्यु 1177 ईस्वी में हो गई। गुजरात के उनसे लड़ते हुए मारे गए या इनको निधन हो गया, जो भी कारण रहा है आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो जन्म स्थल हुआ आपका अहिलपाटन। अब क्या हुआ? ये मात्र 1166 में राजा आप लोगों के, और 1177 में क्या बना? राजा। तो कितने वर्ष की आयु में? 11 वर्ष की आयु में क्या गद्दी पर बैठ गए साथियों। मां को चिंता छताने लगी और मां ने भुवन मल और कदमवास, भुवन मल को सेनापति, मल है तो मल तो युद्ध करता है, भुवन मल को सेनापति बनाया, कदमवास को प्रधानमंत्री बनाया। भुवन मल को सेनापति बनाया, कदमवास को प्रधानमंत्री बनाया और साथियों गद्दी पर बैठा दिया। राजमाता खुद शासन की बागडोर संभालती है। 1 साल बाद कह दिया नहीं, मैं बड़ा हो गया हूं, और 1178 में पूर्ण रूप से गद्दी संभाल ली। उपनाम है, हम कहेंगे दल पुंगल, विसुवजेता, राय पिथौरा, और इनकी विजय नीति के 3 पक्ष। अगर ये 3 पक्ष आप समझ गए मित्रों, तो मैं समझता हूं पृथ्वीराज चौहान आपके समझ में आ जाएगा। 3 पक्ष कौन कौन से हैं? देखिए, नंबर 1, स्वजनों के विरोध से मुक्ति पाना, क्योंकि ये मात्र 11 वर्ष की आयु में राजा बना है। और इनके बहुत से चचेरे भाई, जो मैंने आपको पिछले डायग्राम में समझाया था, वंशावली समझाइए, बहुत से चचेरे भाई अपनी दावेदारी प्रकट कर रहे हैं, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। तो अपने ही परिवार के लोगों का विरोध से सामना करना, उनसे मुक्ति पाना, ये पहला नीति का पहला पक्ष है। पड़ोसी राज्यों का दमन करना, यानी पड़ोसी राज्यों की तरफ अपना विस्तार करना, ये इनकी नीति रही। पड़ोसी राज्यों का क्या करना? दमन करना। और तीसरा रहा है विदेशी शत्रुओं का मुकाबला करना, जिसमें मोहम्मद गोरी वगैरह आएंगे। तो 3 नीतियों को समझ लीजिए, पृथ्वीराज चौहान आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। स्वजनों के विरोध से मुक्ति पाना, पड़ोसी राज्यों का दमन करना, विदेशी शत्रुओं का मुकाबला करना, ये इनकी क्या रही है साथियों? इनकी नीति रही है। और इसी प्रयास में ये देखिए क्या होता है, हम लोग बात कर नंबर 1, नागा अर्जुन का अंत। इनके चचेरे भाई हैं जो नागा अर्जुन है, खुद की दावेदारी ठोक रहे हैं और गुड़गांव में जाके बैठ गए। तो नागा अर्जुन अपने चचेरे भाई का क्या किया? अंत किया, यानी 100 जनों का क्या किया? अंत किया। समझ गए आप लोग? दूसरा, भंडानकों का दमन। दोस्तों, भंडानक एक हमारी एक जाति है जो सतलज नदी के आसपास से आके यहां रहने लगी, एक उपद्रवी प्रकार की जाति, उसका भी दमन किया। 1182 में भंडानकों को गुड़गांव में पराजित किया, राज्य की सीमा महोबा तक चले गई। कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, जैसे ये राज्य है हमारा, ये राजस्थान है, समझने प्रयास करना, ये हमारा राजस्थान है आज का। ये देखिए, माना कि हम यहां आ गए, यहां गुड़गांव है। जैसे ही गुड़गांव पर विजय प्राप्त की, तो यहां क्या है? महोबा। अब महोबा पे, और यहां क्या है? कन्नौज। अब देखिए, आप बहुत अच्छी तरीके से समझना, इधर क्या है? दिल्ली। दिल्ली में तो इनका अधिकार हो ही जाएगा। अब देखिए आप लोग, यहां गुड़गांव, जैसे ही गुड़गांव पे विजय प्राप्त की, इनकी सीमा महोबा पे चले गई। महोबा पे विजय प्राप्त करेगा, इनकी सीमा कन्नौज पर चले गई। तो ये संघर्ष क्या रहेगा? बराबर जारी रहेगा। ये संघर्ष क्या रहेगा? बराबर जारी रहेगा साथियों। तो हम लोग बात करते हैं, अब राजधानी क्या है? महोबा। महोबा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ के चंदेल शासक है परमदीप देव, जो इन्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं, ये आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इन्हीं के सेनापति आला और उदल का आप नाम सुना होगा। इनके मध्य तुमुल का युद्ध हुआ 1182 में। बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि परमदीप देव जो कि महोबा का है और चंदेल है, जाति क्या है? चंदेल है, ध्यान रखना। और इनके मध्य लड़ाई हुई, उसे तुमुल का युद्ध कहते हैं। और उसमें विजय किसकी हुई? पृथ्वीराज तृतीय की। तो वहां कोई तो अपना छोड़ के आएगा, पृथ्वीराज चौहान। जिसको छोड़ के आया उसका नाम है पंजुन राय।
तो पंजुन राय को क्या करके आया मित्रों, वहां नियुक्त करके आया। अब क्या हुआ कि इनकी जो सीमा है वे सीमा थोड़ी आगे तरफ बढ़ेगी। क्या कहा मैंने, इनकी सीमा है आगे तरफ जाएगी। तो अब इनका संघर्ष किससे होगा, ये ध्यान रखना। अब संघर्ष होगा आप लोगों का कन्नौज के शासक जयचंद गैडवाल से, जयचंद गैडवाल से। एक एक बात आपको समझना है साथियों। अच्छा, इसको राजस्थान जीके में प्राप्त करना है। राजस्थान आपके साथ लगातार बना हुआ है मित्रों। अब देखिए, यहां देखेंगे हम लोग। अब क्या हुआ साहब, अब इनकी जो सीमा है वे सीमा कहां जाके मिल गई। अब इनकी जो सीमा मिल गई वे कहां मिल गई, मैंने बताया आप लोगों को, कन्नौज से मिल गई। और कन्नौज के शासक जयचंद गैडवाल से क्या होगा, संघर्ष होगा। कन्नौज के जयचंद गैडवाल से अब संघर्ष चलेगा भाई इनका, ठीक है, अब चलेगा संघर्ष, ध्यान रखना आप लोग। अब संघर्ष चला तो दो कारण मिलते हैं। एक तो कहते हैं दिल्ली की गद्दी को लेकर संघर्ष हुआ। दिल्ली गद्दी, इनके जो जयचंद गैडवाल है, ये जयचंद गैडवाल क्या है, जयचंद गैडवाल हैं जो इनके मौसेर भाई हैं, और इनके बताते हैं माँ के कोई भाई नहीं है। तो ये कहता है दिल्ली गद्दी मुझे मिले, वे कहता है दिल्ली गद्दी मुझे मिले। नाना ने गद्दी किसको दे दी, पृथ्वीराज चौहान को। जयचंद की पुत्री संयोगिता, इनका प्रेम कहानी लंबा नहीं बढ़ाना हम लोगों को, यहाँ तो अंक प्राप्त करने हैं, हमें ज्यादा कहानी नहीं पढ़नी। तो जयचंद की पुत्री संयोगिता को लेकर भी इनका प्रेम करते थे, वैसे भतीजे लगती थी, तो उसे स्वयंवर से उठाया गया बस एग्जामिनर। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अर्ली चौहान डायनेस्टी एक पुस्तक लिखी, अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। ये पुस्तक किसकी है, इसमें इस बात की पुष्टि की है। चौहान, अब बात करते हैं चौहान चालुक्य संघर्ष। देखो ये चालुक्य कहां के हैं, गुजरात के हैं। तो गुजरात क्या है, पड़ोस में है, और मैंने बताया था यहां का शासक भीमदेव द्वितीय है। दो बातें ध्यान रखेंगे, भीमदेव द्वितीय ने इनके पिता सोमेश्वर की हत्या की। सोमेश्वर की क्या की हत्या की, किसने की, भीमदेव द्वितीय ने। तो पृथ्वीराज चौहान ने सोचा इससे बदला लूंगा। अब बदला लेने का मौका क्या मिला, आबू नरेश साखला परमार की पुत्री इच्छिन्नी कुमारी, उस इच्छिन्नी कुमारी से विवाह करना चाहता है कौन, भीमदेव द्वितीय। और इसे पता लगा किसको, किसको, चौहान को। तो उसने क्या किया, चौहान ने क्या किया, आया और इसको उठा ले गया। लड़की उठाने में तो माहिर था ही, ये संयोगिता को ले गया, अब इच्छिन्नी कुमारी को ले गया। तो इस कारण से विवाद हुआ। हालांकि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कह रहे हैं दोनों शासकों की महत्वाकांक्षा कारण विवाह कारण वे हुआ। निर्णायक युद्ध बताते हैं इसको। चालुक्य महामंत्री जगदेव प्रतिहार ने समझौता करवा दिया। तो मेरे हिसाब से बात क्लियर हुई होगी, आपने समझा होगा इस बात को कि यहाँ जो संघर्ष चला है गुजरात से, एक तो गुजरात की सीमा राजस्थान के यानी चिपटी हुई है, तो ये वहां तक इनका साम्राज्य था, तो एक तो पड़ोसी राज्य थे। दूसरा कहते हैं इच्छिन्नी कुमारी को लेकर विवाद हुआ। ये भीमदेव वे हैं जो कि सोमेश्वर की क्या करते हैं, हत्या करते हैं, और सोमेश्वर की क्या करते हैं, हत्या करते हैं। तो ये पृथ्वीराज चौहान ने सोचा अच्छा इसे विवाह करेगा, ले मेरा नाम चलता है लड़कियां उठाने में, संयोगिता को लेगा तू भी आजा, ठीक है, इच्छिन्नी कुमारी को उठा लेगा। ये ध्यान रखिए आप लोग, क्लियर, बात समझ गए आप लोग। तो इनका कला साहित्य की विभाग की स्थापना की इन्होंने, क्या की, कला साहित्य विभाग की स्थापना की। तो चंद्रवरदाई हैं आप लोगों के, इनके दरबार में जैनक, वागेश्वरी, जनार्दन, विद्यावती गौड़, विश्वरूप, आशाधर, ये इनके दरबार में निवास करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में इनमें से कौन निवास नहीं करता था। और चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा, जिसे पूर्ण जल्लन ने किया। जैनक ने पृथ्वीराज विजय लिखा, ये ध्यान रखे साथियों आप लोगों को। अब बात करते हैं हम गौरी संघर्ष। लंबा नहीं ले जाना, हमें लंबा नहीं खींचना है इस टॉपिक को, ठीक है, लंबा नहीं खींचना है हम लोगों को। देखिए अब बात करते हैं साथियों हम लोग, तो है आप लोगों के कौन सा, चौहान तुर्क संघर्ष। तो चौहान तुर्क संघर्ष, तुर्क कौन है यहाँ पे, मोहम्मद गोरी, जो कपटी लोग हैं उन्हें हम लोग तुर्क बोलते हैं। तो मोहम्मद गोरी यहाँ आया और ख्वाजा साहब को भी लेके आया। लंबा नहीं जाना, तो इसने सरहिंद, जो पंजाब इधर है, तो सरहिंद पर अधिकार किया। अधिकार करके वहां का अधिकारी काजी जियाउद्दीन को वहां नियुक्त किया, और ये इनके मध्य दो युद्ध होगा। लंबी कहानी नहीं करनी है, दो युद्ध होंगे। और यहां देखिए पहला तराइन का युद्ध 1191 में हो रहा है, करनाल हरियाणा में। चौहान का सेनापति खांडे राव है, दिल्ली का राजा गोविंद राव भी इनके साथ था, और इसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय हुई। मोहम्मद गोरी यहां से भाग गया। मोहम्मद गोरी दोबारा आया, और दोबारा आया तो हसन निजामी के अनुसार संधि प्रस्ताव भेजा, रुकनुद्दीन हमजा को लेकर भेजा कि जाइए और चौहान के पास संधि का प्रस्ताव ले जाइए, या तो मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, मैं आक्रमण नहीं करूंगा, आक्रमण करूंगा। चौहान ने कहा कि आपकी और मेरी मुलाकात उसी मैदान में होगी जहां हमारे मध्य पहला युद्ध हुआ। साथियों फिर उन्होंने दोबारा प्रस्ताव भेजा कि मैं युद्ध करना चाहता नहीं, मैं तो संधि करना चाहता हूं, मैं तो संधि करना चाहता हूं। संधि के भुलाव में वहां जा बैठा, मैंने डिटेल से वीडियो डाल रखी है, वहां इतना डिटेल नहीं पढ़ना हम लोगों को। फिर इनके मध्य युद्ध होती है, मोहम्मद गोरी की हार होती है, ठीक है, और हार की वजह है चौहान का दूरदर्शी शासक न होना और तुर्कों की कूटनीति और छल कपट। जबकि कुछ लोग कहते हैं सेनाध्यक्ष उदयराज अजमेर में था, नाट्यरंबा घोड़ी थी जो नाचने लग गई, चौहान का साथ नहीं दिया। कोई भी कारण रहा हो कि यहाँ दूरदर्शी शासक ना होना, क्योंकि वहां पहला युद्ध हुआ तो उसे पकड़ के मार देना चाहिए था, गोरी को पकड़ा नहीं, आराम से जाने दिया, वे और सेना लेके आया धोखे से यहाँ
लड़ाई हुई। और इसमें देखिए कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा है कि युद्ध स्थल में ही मारा गया, लेकिन कुछ पृथ्वीराज चौहान जो आपके पृथ्वीराज विजय रासो कहता है कि इसने गजनी ले गया, और पृथ्वीराज रासो के अनुसार, और वहां आपके ये एक दोहा प्रचलन रहा 24 गज 4 बास 24 गज अष्ट उंगल प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत चुके चौहान, की बताते हैं कि चौहान साहब को बंदी बना लिया। उनके दरबारी कवि चंद्रवर्धन को पता लगा, चंद्रवर्धन वहां पहुंचा, ठीक है, तो वहां आंखें फुड़वा दी थी चौहान की, तो वहां निर्णय लिया और चंद्रवर्धन ने कहा कि मैं दोहा बोलूंगा और आप शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण हो चौहान साहब, तो आप शब्द भेदी बाण चला के गौरी को मार देना, हम दोनों यहीं हमारी जीवन लीला समाप्त कर देंगे। तो वे दोहा है, यहाँ पे शॉर्ट बात कर रहे हैं, 4 बास 24 गज अष्ट उंगल प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत चुके चौहान, कि ये दोहा लिखा है इन्होंने। और इनके पुत्र थे चौहान के गोविंदराज, ये स्वामी भक्त का वचन दिया और तुर्कों ने इसे अजमेर दे दिया, अजमेर का ही इन्हें राजा बनाया। लेकिन चाचा हरिराज के नेतृत्व में सरदार नाराज थे कि इनके पिता ने संघर्ष किया और ये गुलामी स्वीकार कर रहा है, तो हरिराज को राजा बना दिया। हरिराज ने सेनापति जेतर को दिल्ली आक्रमण भेजा कि जाओ और दिल्ली से इन्हें भगा के आओ, लेकिन बाद में क्या हुआ, मामला गड़बड़ा गया, कुतुबुद्दीन ने अजमेर पर अधिकार कर लिया, गोविंदराज को क्या दे दिया, रणथंभौर। और यही गोविंदराज 1194 ईस्वी में कहा जाता है रणथंभौर, और रणथंभौर में जाके चौहान वंश की नींव रखता है साथियों। जो चौहान आप लोग घंटे 1.5 घंटे में पढ़ते हैं, मात्र मैंने 10 मिनट में वे चौहान आपको दिया है साथियों। स्पीड मेरी जरूर रही है, जो भी साथी और डिटेल से कम स्पीड के साथ, मैटर यही होगा, कम स्पीड के साथ पढ़ना चाहता है तो जाइए हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में और राजस्थान इतिहास की प्लेलिस्ट देखेंगे, वहां चौहान खूब मैंने लंबा चौड़ा पढ़ा रखा है साथियों। यहाँ समय की बचत करनी है, साथ अच्छा मैटर देना है, तो ये समय की बचत मैं कर रहा हूँ। टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त कर ले, जो मैंने पीडीएफ लगा रखी है टेलीग्राम पर पड़ी हुई है, वहां से आप लोग ले लेना साथियों, राजवंशी इतिहास में मिलेगी। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।